हाय एवरीवन। दोस्तों, जैसे कि हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर ही रहे हैं, आज हम लोग फिर एक नए 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ईवीएस के। एक बार फिर आपको बहुत साफ तौर पे बता रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है। 70% हम जो पढ़ाई करते हैं हमारी वो नोट्स या फिर किताबों के ज़रिए पढ़ने की कोशिश करते हैं, बट 30% हमारा जो सिलेबस होता है वो क्वेश्चन पेपर से ही कवर होता है। तो ये बात बहुत क्लियर रख के क्वेश्चन पेपर को समझने की पूरी कोशिश कीजिए। क्वेश्चन पेपर आपको बहुत कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, खासतौर पे सी टेट में। तो उसी उसी हिसाब से हम लोग आज क्या करेंगे, 15 क्वेश्चन करेंगे ईवीएस के। देखो यहाँ बच्चों, ये ईवीएस के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैथमेटिक्स से पूछता है तो ये आपको मैथ्स के टीचर बता देंगे कैलकुलेशन करके, क्योंकि मैं करूँगा तो लंबा लेक्चर हो जाएगा इसको। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। 62 नंबर का क्वेश्चन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो 62 नंबर का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेट लिफ्टर ऑफ इंटरनेशनल फेम। इंटरनेशनल फेम में कौन वेट लिफ्टर है? देखो ये बात हो रही है कर्नम मल्लेश्वरी की, जो कि अभी तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। अभी भी तेलंगाना में एसपी का काम कर रही है, मतलब एक पुलिस डिपार्टमेंट की एक मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बोल के अभी भी फंक्शनिंग में है या जॉब पे है। तो कर्नम मल्लेश्वरी की बहुत बातें हैं जो पूछ लेता, मैं उसको ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेन नहीं करूँगा, हम लोग सेपरेट लेक्चर्स में इसको डिस्कस करेंगे। तो ये तेलंगाना से है। उसके बाद में सुनीता विलियम की अगर बात करें तो ये एस्ट्रोनॉट है। एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में जाके इन्होंने बहुत काफ़ी कुछ किया है। तो फर्स्ट आई थिंक थर्ड इंडियन है जो स्पेस में गए थे, और सेकंड वुमन है जो स्पेस में गए थे। सबसे पहले स्पेस में जाने वाले राकेश शर्मा, उसके बाद में कल्पना चावला, और तीसरे नंबर पे सुनीता विलियम अमेरिका के जो वहाँ का जो स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट है या फिर जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है उसके थ्रू, ये नासा के थ्रू सुनीता विलियम स्पेस में गई थी। काफ़ी रिकॉर्ड है, स्पेस वॉक का रिकॉर्ड है और काफ़ी है, उसको डिटेल में अलग से एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद में बचेंद्री पाल जो है ना, तो ये माउंटेनियर है, भारत की पहली है जो माउंट एवरेस्ट पे वो गई थी। बचेंद्री पाल 84 में गई थी। उसके बाद में सूर्यमणि झारखंड की आदिवासी इलाकों में एक छोटा सा इलाका है और एक छोटी सी कम्युनिटी है झारखंड के जंगलों में, कुडुक कम्युनिटी। और वो कुडुक कम्युनिटी से ये बिलोंग करती है और उसकी पूरी कहानी है, फॉरेस्ट से रिलेटेड लॉ है। तो हमारा जो आंसर है अभी का, जो इंटरनेशनल फेम की है वो कर्नम मल्लेश्वरी है, जो तेलंगाना की है। 13 साल की उम्र में उन्होंने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट की थी। बहुत सारे इंटरनेशनल मेडल जीते हैं, ओलंपिक में भी उन्होंने सिडनी में एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो ये कुछ उसके बारे में जानकारी है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ रूट्स। आपको इसमें से ग्रुप ऑफ रूट्स समझना है। देखो ये पहले बहुत सवाल पूछा, इस पे कंफ्यूज करता है, इसको हम लोग थोड़ा इमेज से समझते हैं। देखो यहाँ पर ना, कौन से रूट्स वेजिटेबल है और कौन से स्टेम वेजिटेबल है, ये समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत कंफ्यूज करता है इसमें। तो मैं कुछ नाम जो आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए वो समझा देता हूँ। देखो पहले तो कैरोट है ना, ये रूट्स है, इसके और अलावा रूट्स नहीं आती। इस पर सवाल पूछता है। उसके बाद में ये बीटरूट है, ये भी रूट्स है, बीटरूट शैलनम जिसको बोलते हैं हम लोग, ये भी रूट्स है। उसके बाद में ये जो है टर्निप्स, इसके बारे में मैं आपको सवाल पूछूंगा, टर्निप्स। तो ये 3 नाम एटलीस्ट याद रखो, ये नाम जो भी है, 2 वो रेगुलरली पूछता नहीं। तो ये 3 रूट्स है, उसके अलावा और भी है जो रूट्स का काम करते हैं। कौन से समझते हैं? देखो यहाँ पे ये और क्लियरली है, ये आपको बहुत यूजुअली पूछेगा, तो इसको थोड़ा सा क्लियरली आप दिमाग में बैठा लो। मतलब आप रूट्स दिमाग में बैठा लो, बाकी सब आपको समझ में आ जाएगी कि क्या आंसर आना है। तो जैसे ये बीटरूट हो गया, ये रेडिश हो गया। देखो रेडिश है तो सफेद है ना, रेडिश बोलते हैं उसको इंग्लिश में, तो याद रखना उसको। कैरेट हो गया और टर्निप हो गया। ये 4 एग्जांपल रूट्स के हैं, इसे याद रखो। इसको देख लो एक बार कैसे याद रख सकते हैं, तो कैसे दिमाग में बैठाना है। सिर्फ रूट्स को दिमाग में डालो, आपको जो स्टेम है वो भी जब भी समझ में आ जाएंगे। फिर भी देख लेते हैं। देखो ये जो स्टेम है, फूड यूज करते हैं हम लोग, और एग्जाम में आपको बिल्कुल पूछेंगे इसके बारे में भी। तो देखो पोटैटो, ये क्या स्टेम है, पोटैटो, इसके नीचे रूट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद में ऑनियन और ये गार्लिक तो आपको पता ही है, क्योंकि आपको मालूम है कि सबको पता होता है घर में
ये आता है और उसके नीचे रूट्स आते हैं, फाइबर रूट्स। तो ये दोनों का, गार्लिक का और ओनियन का एक ही पैटर्न है। उसके बाद में जिंजर भी क्या है, स्टेम है, और जो आपका टर्मरिक है ये भी स्टेम है। तो आपको ये नाम याद रखने कैसे, मैं कैसे याद रखता हूँ, देखो हमारे पास खुद की खेती है, तो हम लोग इसमें से मोस्टली ये सारे जो प्रोडक्ट है वो लेते हैं। जैसे कि ओनियन भी निकलता, गार्लिक भी हो गया, पोटैटो भी हो गया, जिंजर भी हो गया, अदरक नहीं लेते, सॉरी टर्मरिक नहीं लेते, पर पता है मुझे इतना कि हाँ आजू बाजू वाले लोग लेते हैं, तो ये भी एक तरह का स्टेम है। तो आप जैसे याद रख सकते हो वैसे याद रखो, इसको दिमाग में बैठाओ, इस पर सवाल पूछते रहता हमेशा। तो अब आंसर क्या है हमारा, तो देखो बीट रूट रूट है, यस। पोटैटो और जिंजर ये क्या है, स्टेम आ गए, तो इसलिए ये निकल गया। उसके बाद में कैरोट रूट है, ये बात सही है। टर्मरिक और जिंजर क्या आ गए, ये स्टेम आ गया, निकल गया। स्वीट स्वीट पोटैटो रेडियस, रेडिश क्या है, रूट्स है, टर्मरिक नहीं है, निकल गया। स्वीट पोटैटो क्या है, पोटैटो, ये भी रूट्स हैं, याद रखना। पोटैटो और स्वीट पोटैटो, पोटैटो क्या में आता, स्टेम में आता, पोटैटो लिख देता इधर। पोटैटो क्या ये होगा स्टेम, और जो स्वीट पोटैटो ये रूट्स में आता, ठीक है, रूट्स। बट ये भी आंसर नहीं, क्योंकि टर्मरिक आ गया इसमें, तो इसलिए आंसर क्या है, कैरोट, रेडिश और बीटरूट। तो ये आंसर रहेगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डिजर्ट ओक इज ट्री विच इज फाउंड इन, आपको सबको मालूम है डिजर्ट ओक कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ये काफी टॉल, मतलब टॉल है, काफी ऊंचा है, 50 मीटर तक चल जाता है, मतलब काफी, ठीक है। और थोड़ा सा इसकी खास बात क्या है कि ये जो है ना, इसकी जो रूट्स, जो डेजर्ट ओक है, इसकी रूट्स ना बहुत डीप तक पेनिट्रेट होती है, बहुत डीप तक, और ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता। साथ साथ इसकी जो रूट्स है बहुत डीप तक, मतलब अगर मान लेते कि ये एक एक मीटर का, मान लेते 1 मीटर का डेजर्ट ओक का प्लांट है, हालांकि 50 मीटर तक होता, काफी ऊंचा था, बट समझने के लिए, तो इसके रूट्स है ना, इसके 30 टाइम, मतलब कितने रहेंगे, 30 टाइम मतलब 30 मीटर। तो रूट्स इतने डीप पेनिट्रेट रहते हैं इसकी। उसकी खास वजह है कि डेजर्ट में पानी नहीं होता है, तो जहां तक ग्राउंड लेवल में वाटर जब तक आ नहीं जाता, तब तक रूट्स उसके डीप पेनिट्रेट होते हैं। एक खास बात क्या है कि वहां के लोग ना डीप ये रूट्स में, उसकी रूट्स में क्या करते हैं, पाइप डालकर उसमें से पानी निकालते बाहर। मैं आपको इमेजेस से बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो डेजर्ट डॉग कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, बहुत डीप तक। ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ा डेजर्ट इलाका है, उसके साथ साथ इसकी जो हाइट है काफी ऊंची रहती है, और उसकी रूट से ना, उससे जो प्लांट्स है, जो डेजर्ट ओक है, उससे 30 टाइम ज्यादा डीप अंदर पेनिट्रेट होते हैं। पानी की अवेलेबिलिटी कम होने की वजह से, या स्केर्सिटी ऑफ वाटर की वजह से, क्या करते हैं वहां के लोग, पाइप डाल के उसके जो रूट्स है उसमें से पानी निकालते बाहर, ठीक है। अबू धाबी में जो पाया जाता वो है पाम, डेट पाम। तो याद रखना, कंफ्यूज मत होना अबू धाबी से और उससे, ठीक है। राजस्थान का और इसके बारे में कोई जिक्र किया नहीं उसने हमारे एनसीईआरटी की ईवीएस में, तो इसलिए हम आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेपेंथिस द प्लांट विच हंट। तो नेपेंथिस के बारे में आपको स्टेटमेंट कंसीडर करने हैं। पहला है, दिस प्लांट इज फाउंड ऑस्ट्रेलिया बराबर, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड इंडिया, यस। ये जो नेपेंथिस जो प्लांट है, इसको पीचर प्लांट बोलते हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ इंडोनेशिया, और भारत की बात करें तो मेघालय भारत का एक स्टेट है जहाँ पर बारिश, दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है मेघालय। तो ये स्टेटमेंट सही है। उसके बाद में, इट हैज अ पीचर लाइक शेप एंड द माउथ इज कवर बाय लीफ, ये भी बात सही है। इसका शेप है ना, तो पीचर लाइक है, मतलब वही पीचर हंटिंग प्लांट के लिए। और उसके ऊपर मैं आपको इमेज से बता देता हूँ, इट कैन ट्रैप इट ओनली बाय इंसेक्ट, है ना। ये क्या करता, काफी इंसेक्ट है, उनको ट्रैप करके डाइजेस्ट कर लेता न्यूट्रिशन के लिए। उसके बाद में, इट इमिट्स प्लीजेंट साउंड, ये गलत है, ये कोई साउंड इमिट नहीं करता, ये क्या करता है, एक स्मेल रिलीज करता, स्मेल प्लीजेंट स्मेल रिलीज करता। तो वो सुनकर जो इंसेक्ट है, कीड़े मकोड़े, वो अट्रैक्ट होते हैं और उसकी तरफ आते हैं। मतलब ऊपर के तीनों सही है, सिर्फ डी गलत है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो गया और ये वाला आंसर सही रहेगा। फिर भी थोड़ा पीचर प्लांट्स के बारे में आपको बता देता चलते चलते। देखो इसका इमेज है नीचे, पीचर प्लांट्स इसको बोलते हैं। इसके आप देख रहे होंगे, ये देखो लीफ कवर करता है, यहाँ से क्या करता है, ये स्मेल रिलीज करता है। तो जो इंसेक्ट है ना, अट्रैक्ट होकर इसके अंदर जाते हैं। इसके अंदर जाने के बाद में क्या करता है, ये जो लीफ है ऊपर का, इसको बंद कर देता है। बंद करने के बाद में इसको डाइजेस्ट कर लेता है, काय के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, खाने के लिए, ठीक है। इसको पीचर प्लांट बोलते हैं या फिर नेपेंथिस भी बोलते हैं। इसके अलावा भी और दूसरे इंसेक्टिवेरस प्लांट्स जो है, वो है, एक है ड्रोसेरा बोल के है, ड्रोसेरा, और एक है
फ्लाई ट्रैप बोल के, फ्लाई ट्रैप। तो ये भी क्या है, पिचर प्लांट है, ये भी पिचर प्लांट है, या फिर इंसेक्ट खाने वाले इंसेक्टिवेरस प्लांट्स भी बोलते हैं इन्हें। तो इतना याद रखो, आते हैं वापस क्वेश्चन पे। तो आगे बढ़ते हैं। इन in which one of the following state in India Dandi seashore located where the Mahatma Gandhi did the famous march before independence? तो ये गुजरात की बात है, ये सबको पता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, समझ लेते फिर भी थोड़ा। देखो यहाँ से साबरमती आश्रम से गांधी जी ने अपनी मार्च शुरू की थी। यहाँ से साबरमती आश्रम से ये शुरू की थी 12 मार्च से स्टार्ट की थी, ठीक है। 12 मार्च से स्टार्ट की थी 1930 में। सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट की स्टार्ट हुई थी यहाँ से, मतलब जो नाफरमानी का कानून है, सॉरी नाफरमानी की जो तहरीक है वो स्टार्ट की थी। मतलब सिविल डिसओबीडिएंट असहकार आंदोलन होते थे, या फिर सविनय, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, पर सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट है, मतलब को सिविल लॉ को ब्रेक डाउन करना है। मतलब जो ब्रिटिश ने बनाया वो कानून अब हमको मानने नहीं है, उसको ब्रेक डाउन करना है। तो गांधी जी ने क्या, नमक जो सॉल्ट है, सॉल्ट उसको बिना टैक्स दिए लेकर जो सिविल लॉ है उसको ब्रेक डाउन करके ये मूवमेंट की स्टार्ट की थी। तो ये 12 मार्च से स्टार्ट हुई थी और दांडी पे पहुंचे थे, यहाँ पे दांडी शोर पे। तो ये पहुंचे थे 6 अप्रैल 1930। और यहाँ से फिर गांधी जी ने नमक उठा, बिना टैक्सेशन के नमक उठा के कानून तोड़ा था, और यहाँ से फिर CDM स्टार्ट हुई थी। तो ये बहुत बड़ी मूवमेंट थी, इसके बारे में डिटेल बाद में डिस्कस करेंगे। हाई फीवर which can be treated with the bark of cichna trees। हाई फीवर आता है, ऐसी बीमारी है, और उसके साथ शिवरिंग भी आती है, मतलब बच्चा कांपने लगता, ठंडी बच के आती, सिर दुखता। तो वो कौन सी बीमारी है जिसका इलाज सिचना ट्री के जो बार्क है, छाल से किया जाता? तो मलेरिया है। देखो मलेरिया बीमारी में क्या होता है, हाई फीवर आता, उसके बाद में ठंड बच के आती, शीवर आता और हेडेक होता। 3 उसके कॉमन सिम्टम है, हेडेक। ये 3 कॉमन सिम्टम है, एक है हाई फीवर, शिवरिंग और हेडेक। तो मलेरिया के 3 सिम्टम है। तो इसका इलाज करने के लिए बहुत सारी दवाइयां हैं, पर नेचुरल क्या है, जो सिचना ट्री है उसके बाग से भी इसका इलाज होता है, ठीक है। मलेरिया ये बीमारी होती है ये प्लाज्मोडियम से। प्लाज्मोडियम क्या है, एक तरह का प्रोटोजोआ है, एक तरह का क्या प्रोटोजोआ ही है, बारीक कीड़ा है, प्रोटोजोआ बारीक कीड़ा, उससे बीमारी होती है। और ये सिर्फ कीड़ा या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक तो मच्छर के, मतलब मच्छरनी की खून में, वो मच्छरनी कौन सी है, एनाफेलिस जो फीमेल मॉस्किटो है, इसके ब्लड में रहता है, और एक ह्यूमन के ब्लड में, मतलब हमारे ब्लड में। तो ऐसी मॉस्किटो है जिसके अंदर में ऑलरेडी ये प्लाज्मोडियम है, अगर उसने हमें काट लिया आके तो हमें मलेरिया हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डायरेक्शन का क्वेश्चन है, समझते इसको। बहुत सिंपल होते हैं डायरेक्शन के क्वेश्चन, इसको संभाल के करना चाहिए बस। अ डॉक्टर इज लोकेटेड एक्स और हिज हॉस्पिटल इज लोकेटेड एट वाई। देयर इज नो स्ट्रेट लाइन बिटवीन डॉक्टर हाउस एंड हॉस्पिटल। डॉक्टर का रहता है एक्स पे और उसका हॉस्पिटल वाई पे। अब वो उसके सामने है, मतलब सामने वाली साइड में, स्ट्रेट लाइन नहीं है कि सीधा डॉक्टर उठ के चला जा रहा हूँ। सो डॉक्टर फर्स्ट गो ए, तो फिर डॉक्टर ए गया विच इज 60 मीटर ड्यू द ईस्ट ऑफ एक्स। मतलब डॉक्टर उठा और 60 मीटर ईस्ट में गया पहले। तो हम लोग यहाँ बनाने की कोशिश करेंगे इसको यहाँ पे। तो मतलब मान लो डॉक्टर का ये एक्स घर है, यहाँ से वो 60 मीटर, कितना गया, 60 मीटर गया यहाँ पे, ठीक है, ईस्ट गया, 60 मीटर ईस्ट गया। उसके बाद में देन गोज टू बी विच इज 450 मीटर ड्यू साउथ। तो फिर वहां से कहा गया 450, मतलब 450 मीटर साउथ गया। तो साउथ नीचे आएगा, इसलिए हम यहाँ लिख लेते साउथ, 450 साउथ। देन सी विच इज 120 ड्यू वेस्ट ऑफ बी। अब यहाँ से 120 गया, 120 बी एंड फाइनली रीच द हॉस्पिटल एट वाई विच इज 90 मीटर ड्यू नॉर्थ। यहाँ से 90 मीटर नॉर्थ, तो यहाँ पे आ गया वाई, 90 मीटर नॉर्थ टू सी। विथ रिस्पेक्ट टू हॉस्पिटल द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ डॉक्टर हाउस इज।
तो देखो जिसके रिस्पेक्ट में पूछा, जैसे वाई के हॉस्पिटल के रिस्पेक्ट में पूछा तो यहाँ पे प्लस का साइन मारने का, यहाँ पे प्लस का साइन मारने का। जिसके भी रिस्पेक्ट में पूछा वहां प्लस का साइन मारने का। अब उसके घर का डायरेक्शन क्या है, तो उसकी घर की डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट उसकी डायरेक्शन है, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा, नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट नहीं नॉर्थ वेस्ट रहेगा, 2 नंबर का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चेरो इज अ डांस फॉर्म ऑफ द पीपल। चेरो डांस है ना मिजोरम का है डांस फॉर्म, जहां पर जूम कल्टीवेशन किया जाता है मिजोरम में। याद रखो मिजोरम में चेरो डांस वहां का है। चेरो डांस में क्या किया जाता है, ये पियर में डांस किया जाता है और एक बाम्बू उनके हाथ में होता है, उसको बाम्बू को इधर उधर पटकते रहते हो और वैसे डांस करते हैं, चेरो डांस। ये वही इलाका है जहाँ पर जूम कल्टीवेशन किया जाता है, जहाँ पर जो जमीन है लॉटरी सिस्टम के जरिए किसानों को अलॉट की जाती, तो वही मिजोरम में है, ठीक है। तो वहाँ पे चेरो डांस फेमस है, पियर में किया जाता है और साथ में बाम्बू रहता है उनके पियर के, और वो बाम्बू के साथ में अलग अलग एक्टिविटी करते रहते हैं, उसको उठा पटक करते रहते हैं, ठीक है। नेबरिंग स्टेट ऑफ तमिलनाडु आर, तमिलनाडु के नेबरिंग स्टेट कौन से पूछ रहा है, तो देखो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु का नेबर है, उड़ीसा नहीं है, कर्नाटका है, केरला है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र नहीं है, कर्नाटका है, छत्तीसगढ़ बिल्कुल भी नहीं है, केरला है, आंध्र प्रदेश है, केरला है और कर्नाटक, मतलब 4 नंबर का आंसर। मैं आपके जरिए थोड़ा बता देता जाते जाते। देखिए यहाँ पे ये आपका तमिलनाडु इधर नीचे है ना, तो तमिलनाडु को ये केरला इधर से है, इधर से कर्नाटक है और इधर से आंध्र प्रदेश। ये यहाँ पर एक यूनियन टेरिटरी है पौंडीचेरी, वो भी है, ऑप्शन में दिया तो याद रखना भूलना मत। और ये इधर से बे ऑफ बंगाल की सी शोर है या फिर कोस्टल लाइन है, ठीक है। तो इतना याद रखो, बार बार सवाल पूछेगा इस पे, इसको बाजू कर देते। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस, मतलब कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है टीचिंग ईवीएस एट प्राइमरी लेवल एज पर द एनसीएफ 2005। एनसीएफ के 2005 के हिसाब से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है हमारा, तो पहला है नर्चर द क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी ऑफ चाइल्ड पर्टिकुलरली रिलेशन टू द नेचुरल इन्वायरमेंट। ये हमारा पहला सबसे जरूरी ऑब्जेक्टिव है। हमको क्या करना है, बच्चों की जो क्यूरियोसिटी है और उसकी जो क्रिएटिविटी है तो उसको नर्चर करना है। नर्चर करना है मतलब उसको मौका देना है कि बच्चा अपनी क्रिएटिविटी और उसकी जो क्यूरियोसिटी है उसको बढ़ावा कैसे मिला जाए। तो वो हमको क्या करना है, ईवीएस के रिलेशन में या फिर ईवीएस से रिलेटेड या इन्वायरमेंट से रिलेटेड होकर उसको अपॉर्चुनिटी देनी है, ताकि बच्चा क्या करे, वो नेचुरल जो इन्वायरमेंट है उसमें रहकर अपनी क्यूरियोसिटी और जो उसकी क्रिएटिविटी है उसको नर्चर कर सके। बच्चा क्या करता, छोटा जो दिखा उस पर दुनिया भर के सवाल पूछेगा जानने के लिए, मतलब क्लासरूम में बैठ के नहीं, इन्वायरमेंट में जो दिखेगा। जैसे मान लो अपने पार्क में लेके गए, तो पार्क में लेके जाएंगे तो तरह तरह के प्लांट्स के बारे में या एनिमल्स के बारे में तरह तरह के सवाल करेंगे, क्योंकि बहुत सारी उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है जानने की। उसके साथ क्रिएटिविटी भी बहुत होती है, बच्चे बहुत सारे क्रिएटिव काम करते रहते हैं। तो आपको क्या करना है, उसको नर्चर करना है, उसको अपॉर्चुनिटी देके एनवायरमेंट से रिलेटेड। तो ये बिल्कुल सही है ऑप्शन। उसके बाद में नेक्स्ट है सेकंड नंबर का, इंगेज द चिल्ड्रन टू एक्सप्लोरेटरी एंड हैंड ऑन एक्टिविटी। देखो ईवीएस में हमको क्या करना है, बच्चों को ज्यादातर एक्चुअली पार्टिसिपेट कराना है लर्निंग प्रोसेस में, और हैंड ऑन एक्टिविटी कराना है, मतलब प्रैक्टिकली उसको सारी चीजें कराने की कोशिश करना है। उसके साथ साथ बच्चों को नई नई चीजें एक्सप्लोर करने का भी पूरा मौका देना है, कि जहाँ हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीजें हैं, हमारे सराउंड में बहुत सारी चीजें हैं, हमारी सोसाइटी में बहुत सारी चीजें हैं, उसको क्या करो, उसको एक्सप्लोर करो क्या क्या है, ठीक है। टू एक्वायर द बेसिक्स कॉग्निटिव एंड साइकोमोटर स्किल। बच्चा ये करने से क्या होगा, बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, क्योंकि बच्चा बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करेगा तो बहुत सारी चीजें उसको समझने का मौका मिलेगा प्रैक्टिकली या फिर डायरेक्टली इन्वायरमेंट से कनेक्ट होके। तो क्या होगा, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, साथ साथ बहुत सारी एक्टिविटी करेगा तो साइकोमोटर स्किल भी उसकी बहुत अच्छे से डेवलप होगी। तो इसका मतलब ये भी ऑब्जेक्टिव हमारा बिल्कुल है। नेक्स्ट है टू ट्रेन चिल्ड्रन टू लोकेट एंड कॉम्प्रिहेंड रिलेशनशिप बिटवीन द नेचर, सोशल, कल्चरल इन्वायरमेंट। आप क्या करना है, बच्चों को ट्रेन करना है ताकि वो लोकेट करे और समझने की कोशिश करे, कॉम्प्रिहेंशन करे, क्या रिलेशन बिटवीन द नेचर, सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट। तो जो नेचुरल और सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट है उसको रिलेट करने की, उसको समझने की
और उसको लोकेट करने की जो ट्रेनिंग हमें बच्चों को देनी है, ये बात पूरी तरह सही है, या फिर देखते हैं कि यही बाहर निकलने वाला ऑप्शन है। 4th नंबर का ऑप्शन लीजिए, डेवलप द प्रिसाइज क्वांटिटेटिव। प्रिसाइज क्वांटिटेटिव बिल्कुल नहीं करना है हमको, कोई भी चीज इतनी प्रिसाइज नहीं करना है और क्वांटिटेटिव नहीं करना है, क्वालिटेटिव करनी है, क्वालिटेटिव करनी है हमें, क्वांटिटेटिव बिल्कुल नहीं करना है, नंबर नहीं देना है ये सब। इसलिए ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है बच्चों के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईवीएस क्लास 3rd to 5th द सब्जेक्ट एरिया विच इंटीग्रेट, मतलब 3री से 5वीं तक जो सब्जेक्ट एरिया है वो इंटीग्रेट कैसा हुआ है वो बताना है आपको। तो यहाँ पर क्या है, कंसेप्ट द कंसेप्ट इश्यू ऑफ साइंस, साइंस नहीं है इसमें, सारी चीजें हैं। आंसर क्या है, द कंसेप्ट इश्यू ऑफ साइंस सोशल स्टडीज एनवायरमेंट, ये 2nd नंबर का ऑप्शन है। देखो ईवीएस में क्या इंटीग्रेटेड किया गया है, साइंस को इंटीग्रेट किया गया है, उसके साथ साथ सोशल साइंस को इंटीग्रेट किया गया और बाद में इन्वायरमेंटल एजुकेशन को इंटीग्रेटेड किया गया, उसमें इन्वायरमेंटल एजुकेशन को इंटीग्रेट किया गया। तो इसलिए आंसर क्या है, ये वाला, द कंसेप्ट इश्यू ऑफ सोशल साइंस और साइंस नहीं, इसमें इन्वायरमेंट भी चाहिए, यहाँ पर सिर्फ सोशल साइंस बोल रहा हो तो ये गया, ये भी गया, इसलिए आंसर क्या रहेगा, 2nd वाला। Which of the following is true, नीचे देखे में से कौन सा ट्रू है ईवीएस के बारे में। ईवीएस सब्जेक्ट आउट फ्रॉम क्लास 1st to 5th, ये बात सही है, ईवीएस 5वीं से पहली से लेकर 5वीं तक सिखाया जाता। फॉर द क्लास 1st and 2nd ईवीएस टाउट थ्रो लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स, ये बात सही है, पहली और दूसरी क्लास में ईवीएस पढ़ाया जाता पर मैथमेटिक्स के जरिए और लैंग्वेज के लिए जरिए पढ़ाया जाता, ये बात पूरी तरह से सही है, मतलब ये भी सही है, ठीक है। उसमें बाद में बोल रहा हूँ, फॉर द क्लास 2nd, 3rd और 4th इश्यू एंड कंसेप्ट ऑफ ईवीएस आर टाउट थ्रो लैंग्वेज और मैथमेटिक्स, ऐसा कुछ नहीं है, स्पेशल सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता 3री और 4थी क्लास में और 5वीं क्लास में, तो इसलिए गलत है। उसके बाद में फॉर क्लास 1 and 2nd कंसर्न इश्यू ऑफ ईवीएस आर टाउट थ्रो साइंस, और ऐसा नहीं है, मैथ और थ्रू, पहली और दूसरी क्लास में मैथ्स और लैंग्वेज के थ्रू आपको ईवीएस पढ़ाना है, साइंस ईवीएस में इंक्लूडेड है 5वीं तक, तो ये इसलिए ये गलत हो गया। तो हमारा आंसर ऊपर के 2 सही आ रहे, तो उसमें से कौन सा सही है, ईवीएस इज सब्जेक्ट टाउट फ्रॉम 1st to 5th, ये बात सही है कि हमको ईवीएस को पहले से 5वीं तक पढ़ाना है। फॉर क्लास 1st and 2nd ईवीएस टाउट थ्रो लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स, ये भी बराबर, दोनों स्टेटमेंट बराबर। हम ऐसे में ये अप्रोप्रिएट रहेगा, ये करना सही रहेगा, ठीक है, दोनों आंसर सही है, उसको डिनाई नहीं कर सकते हम लोग। आखिरी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब थीम अंडर द थीम सजेस्टेड ईवीएस सिलेबस, कौन सा सब थीम दिया गया है इसमें से। देखो फैमिली एंड फ्रेंड्स है ना, ये थीम है, फूड भी थीम है, एनिमल सब थीम है, ये एनिमल जो है ना तो इसका फैमिली और फ्रेंड्स का सब थीम है, और ये भी मेजर थीम है, मतलब ये मेन थीम है तीनों, और ये इसका सब थीम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये थे 15 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस करने थे, तो हो चुके हैं। उसके साथ साथ कुछ चीज़ें बता दूँ, बैचेस का अनाउंसमेंट रह गया। देखो बच्चों यहाँ पर है ना, तो ऑनलाइन ऑफलाइन जो जुलाई में जो सीटीईटी होने वाला है ऑनलाइन ऑफलाइन, तो इसके जो बैचेस है ना वो मतलब ये ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस हैं, एग्जाम नहीं होने वाले, एग्जाम तो ऑफलाइन होने वाले हैं, तो ये ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी बैचेस स्टार्ट होने वाली है, कब से, वो 15 तारीख से, 15 अप्रैल से, इमीडिएटली रमजान के बाद। उर्दू और इंग्लिश मीडियम के बच्चे मोस्टली हम लोग कराते हैं, क्योंकि उर्दू और इंग्लिश, हिंदी मीडियम के बच्चों को भी एडजस्ट कर लेते हैं उसमें। 15 तारीख से स्टार्ट होने वाली है, तो जो भी अब इसमें जो बैचेस है, तो इसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों ही कराएंगे, पेपर सेकंड के दोनों ही मेथड भी कराते हैं हम लोग पूरी तरह से, ठीक है। तो ये एड्रेस पे ऑफलाइन करने वाले बच्चों को यहाँ पे एड्रेस दिया है, ठीक है, एड्रेस नोट कर लेना। उसके बाद में अगर जो ऑनलाइन करते हुए नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिए, इस पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी बच्चों को लगता है कि क्लास करके स्टडी करनी चाहिए, तो आप कॉल कीजिए, अदरवाइज हम लोग यूट्यूब पे तो आपके साथ बने हैं, तो ऐसे ही हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, और जो रेड बटन है उसको भी दबाने की थोड़ी ज़रूरत कीजिए, काफ़ी लोग हैं जो देखते हैं बट दबाते नहीं, उसको सब्सक्राइब नहीं करते, साथ साथ शेयर भी कीजिए बच्चों। जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दो, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।